वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल को आज जेपीसी को भेज दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, जो इनके समय में ही ये बिल बना था। मैडम, देर से प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में संशोधन बिल, लेकिन आज उसे जेपीसी में भेज दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये बिल उन तमाम मुसलमानों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है जो वाकई वक्फ बोर्ड से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी उम्मीद के साथ इस उम्मीद बिल को प्रस्तुत किया गया आज, और नरेंद्र मोदी उम्मीदों पे खरे उतरे, क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार ने अपना पक्ष रखा तो विपक्ष तो स्तब्ध था, क्योंकि सभी सवालों के जवाब आज सरकार ने दे दिए। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी कोलैबोरेटिव डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। सबका साथ सबका विकास तो ठीक, लेकिन सबकी आवाज़ भी हो, इसलिए उन्होंने आज उनकी सरकार ने जेपीसी को ये प्रस्ताव दिया है, जिसके लिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने जिन मुद्दों पर अपनी कुछ भ्रांतियाँ फैलाने के लिए अपना विरोध प्रदर्शित किया, वो अपने आप में मुझे लगता है कि सरासर गलत है। दो तीन उदाहरणों के माध्यम से कहना चाहती हूँ। विपक्ष कहता है कि ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। अब आप हिंदू हों या मुसलमान, आपकी जायदाद आपकी है या नहीं, इसकी पुष्टि सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है। जो आज प्रावधान प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, उसमें उस रेवेन्यू ऑफिसर के रोल को पूरी तरह से डिफाइन किया गया है। अब नीरज जी, कई बार हमने देखा है कि वक्फ में कई लोग वक्फ बाय यूज़र, जो बहुत लोग इसके बारे में शायद जानते नहीं हैं, कि मान लीजिए फ़लाँ व्यक्ति ने कहीं नमाज अता की, तो उन्होंने कह दिया कि जी फ़लाँ जगह पे आज से 500 साल पहले कोई नमाज अता करते थे, तो अब ये ज़मीन आज चाहे किसी की भी हो, लेकिन क्योंकि उस ज़माने में किया जाता था, तो अब ये वक्फ डिक्लेयर हो जाती। तो पिछला जो एक्ट था कांग्रेस की सरकार का, उसमें अगर कोई न्याय संगत जुडिशरी को अप्रोच भी करना चाहे तो प्रावधान नहीं था। आज जो प्रस्तुत किया सरकार ने उम्मीद एक्ट, उसके अंतर्गत कम से कम अब हम इक्वली अंडर लॉ अपनी जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, महिलाओं के बारे में विशेष बात हुई है। एक महिला अगर वक्फ बोर्ड से वंचित की जाती कि वो अपनी पारिवारिक संपत्ति से उसको बेदखल बोर्ड या मुतवली कर देता, तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था कानूनी कि उसको कहीं ना कहीं संरक्षण मिले। आज जो सरकार ने प्रस्तुत किया है हमारी पार्लियामेंट में, उसके अंतर्गत महिलाओं के इन राइट्स को, इन अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। कई ऐसे बोर्ड्स के बारे में मीडिया में कई बार खबरें आई हैं कि मुतवली, जिसको सरल भाषा में अगर हम बोलें मैनेजर, जो आपकी मैनेज करता है वक्फ। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर कब्रिस्तान हो, ज़मीनें मुतवली बेच रहा है ब्लैक में, कैश में, और जिसकी है संपत्ति उसको ही पता नहीं है। तो आज जो प्रावधान प्रस्तुत किया गया, उसमें इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। इसका मुझे लगता है विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि मस्जिदें, मीनारें, दरगाह, कब्रिस्तान ऐसे ही बिक जाएं इस देश में? जिनका अधिकार है उनके अधिकारों का हनन हो जाए, ये तो मुझे निश्चित रूप से लगता है विपक्ष नहीं चाहेगा। एक बोर्ड के बारे में विशेष चौंका देने वाली खबर है कि उनकी वेबसाइट पे आज भी अगर आप जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि वो निकाह भी कराते हैं, खुला भी कराते हैं, तलाक भी दिलवाते हैं। तो ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ, उसके बाद इस मीडिया एजेंसी, जो भाजपा समर्थक नहीं है, तो आप इसको गोदी मीडिया नहीं कह सकते, इन्होंने लिटरली एक रिपोर्ट की कि कैसे अब कुछ महिलाएं दर बदर भटक रही हैं कि बोर्ड ने खुला दे दिया, हमसे पूछा भी नहीं। तो मुझे लगता है कि न्याय संगत स्टेक होल्डर्स के साथ पूरी चर्चा करने के बाद आज जब हमने देखा इसको सदन में आते हुए, मेरे लिए तो ये गर्व की बात थी, और मुझे लगता है एक ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री को मैं विशेष अभिनंदन और आभार देना चाहूँगी। मैडम, जब आप माइनॉरिटी मिनिस्टर थी तो मैं देखा कई बार आपने कंसल्टेशन मीटिंग्स बुलाई, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के आपने बातचीत की। किस तरह से समस्याएं आपने देखी कि वाकई वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं ऐसी गलत प्रैक्टिसेस कर रहा है जिसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको मुस्लिम समाज में दो समाजों का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। दाऊदी बोहरा समाज है मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनकी ज़मीनें बोर्ड ने डिक्लेयर कर दी वक्फ बिना उनकी मर्ज़ी के। वो दरबदर भटकते रहे, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहे कि देखिए, अगर मैं चैरिटेबल पर्पस के लिए बोहरा कम्युनिटी में कोई लैंड या ट्रस्ट बनाता हूँ, उस पर बोर्ड का कब्ज़ा नहीं हो सकता।
तो वो अपनी संपत्ति अपने समाज के लिए वापस लेने के लिए वर्षों वर्ष तक कोर्ट में बोर्ड से लड़ते रहे, क्योंकि एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि उनको न्याय मिले, इसलिए वो न्याय नहीं पा रहे थे। अहमदिया कम्युनिटी के बारे में शायद आपने भी इस न्यूज़ को एक बार कवर किया था। आंध्र प्रदेश में बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया कि अहमदिया मुसलमान नहीं है। अब बोर्ड के पास वो हक ही नहीं था कि कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम है वो डिक्लेयर करने का। और नीरज जी, पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी ने 2013 में भी जितने संशोधन किए या उससे पहले के जितने आप आज संशोधनों पे चर्चा हाउस में सुन रहे थे, अब वक्फ बनाने का अधिकार मुस्लिम को हो सकता है, या आप भी मानेंगे मैं भी मानूंगी, लेकिन बाकी धर्मों के लोगों को भी वक्फ बनाने का अधिकार कैसे हो सकता है? जो इस्लाम धर्म नहीं मानते वो वक्फ कैसे बना सकते हैं? तो ऐसी कई गैप्स थी जिसको हमारी सरकार ने एड्रेस किया है। विपक्ष का कहना है कि दरअसल आप मुस्लिमों की जो ज़मीन जायदाद हैं, मुस्लिमों की जो मस्जिदें हैं, जो उनके मोनूमेंट्स हैं, उनको उन पर कब्जा करना चाहते हैं या उनको उनसे बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए ये कानून लेकर कैसे? इनफैक्ट ये कानून ये कहता है कि आपकी ज़मीन, आपकी संपत्ति आपकी है, ये पुष्टि हो रही है, ये सार्वजनिक हो रही है ताकि उसके ऊपर कोई कब्जा ना कर सके। तो ऐसे कौन लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं इस विषय पे, जिन्होंने खुद ज़मीनें हड़पी हैं? मुझे लगता है मीडिया को इसकी भी तफ्तीश करनी चाहिए। शशुद्दीन ओवैसी का कहना है कि नरेंद्र मोदी अपनी नफरत की राजनीति को और धार देना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बिल ला रहे हैं। देखिए, इस बिल में ये प्रावधान है कि जो बेवा मुसलमान महिलाएं हैं, जो विडोड हैं, जो विधवा बहनें हैं मुस्लिम समाज की, उनके संरक्षण के लिए वक्फ का फंड आप यूज़ कर सकते हैं। क्या वो मुस्लिम समाज की बहनों के खिलाफ मोदी का कदम है? नहीं। मुस्लिम समाज के संरक्षण के लिए, विशेषतः बहनों के सम्मान के लिए वो कदम उठाया गया है। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बोर्ड में महिलाओं को आप रिप्रेजेंटेशन दें, तो क्या मुस्लिम समाज नहीं चाहता महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले? मुस्लिम समाज को कोई आपत्ति नहीं है, तो ओवैसी साहब को क्यों आपत्ति है? अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि एक महिला को उसके पिता के या परिवार की संपत्ति से बेदखल ना किया जाए, अथवा अगर वो बेदखल होती है तो उसके पास कोई तो कानूनी प्रावधान हो, सहारा हो कि वो न्याय मांग सके किसी कोर्ट से। अगर मोदी ऐसी महिलाओं के, ऐसी बेटियों के संरक्षण के लिए खड़े होते हैं, तो क्या मुस्लिम समाज के विरोध में खड़े हुए हैं? अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपका मैनेजर, अगर एक मुस्लिम संपत्ति का मैनेजर उस गरीब मुस्लिम परिवार की संपत्ति नहीं हड़प सकता, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकार अथवा बोर्ड कानूनी कार्रवाई कर सकती है, तो क्या ये मुस्लिमों के अधिकारों का संरक्षण नहीं है? तो क्या मोदी खिलाफत कर रहे हैं? तो मुझे लगता है अगर आप विस्तार से पढ़ें और पृष्ठ 7 पढ़िएगा नीरज जी, जो बार बार कह रहे हैं ना कि सरकार कब्जा करना चाहती है, पृष्ठ 7 में आपको दिखेगा, साफ लिखा है कि भारत सरकार का या प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री बोर्ड पर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उनका ये कहना है कि जो उसमें नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाया जाएगा, इसलिए ये माना जा रहा है कि मुझे बताइए, पिछले 1.5 साल से सेंट्रल वक्फ काउंसिल की चेयरपर्सन मैं रही हूँ। मैंने कोई मस्जिद हड़पी क्या? नहीं ना। मैं 1.5-2 साल से वक्फ काउंसिल की ना सिर्फ चेयरपर्सन रही, मुझे इतना सम्मान मिला मोदी सरकार के चलते कि मैं मदीना तक पहुंच गई। और नॉन मुस्लिम कौन है? क्या सिर्फ हिंदू नॉन मुस्लिम है? आज हमारी जुडिशरी में क्या सिख समाज के लोग सेवा नहीं दे रहे देश को? दे रहे हैं। तो अगर बोर्ड के कॉम्पोजिशन में ये कहा जाता है कि जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मर हो सकता है किसी भी धर्म का, तो इसमें क्या गलत है? आज विपक्ष की ओर से जितने खड़े हुए सांसद, उसमें से कितने नॉन मुस्लिम थे नीरज जी? थे ना। तो क्या नॉन मुस्लिम जो हिंदू नहीं हैं, क्या वो संरक्षण नहीं कर सकते? क्या वो बोर्ड में अपनी सेवा नहीं दे सकते? तो पूरे बिल में मोदी जी ने कहाँ हिंदू शब्द लिखा है? नॉन मुस्लिम तो पारसी भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, सिख भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं। तो क्या ओवैसी साहब या पूरा विपक्ष इन चारों समुदायों के खिलाफ है? अगर एक सरल भाषा में आम दर्शकों को समझाना हो तो पुराने बिल और नए बिल में क्या अंतर है, और नया बिल कैसे आम लोगों के लिए, आम मुस्लिमों के लिए ये सहायक होगा? देखिए, पुराने बिल और नए बिल में 40 फ़र्क है, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा आपको गिनवा देती हूँ। पहले अगर किसी को वक्फ बनानी होती थी तो वो वक्फ की जो डीड है वो रजिस्टर हुई या नहीं,
इसका कोई शॉर्ट प्रावधान नहीं था। अब आप जानते हैं अगर सरल कानून, तो अगर आपको अपना जायदाद एजुडिकेट करवाना हो या अपने जायदाद के ऊपर कोई कार्रवाई करानी हो तो आपको तो कागज़ चाहिए ना, डीड चाहिए। इस जो प्रावधान में आज प्रस्तुत किया गया उसमें लिखा हुआ है कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, आपने वक्फ बनाई है, या आप पोर्टल पे रजिस्टर कर दीजिए। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने वक्फ बनाया लेकिन बोर्ड इसको रिकग्नाइज़ ही नहीं करती। तो अब बोर्ड के पास ये दायित्व आया है कि आपके पास जब कोई एप्लीकेशन लेकर आता है कि भाई मेरी वक्फ को आप रजिस्टर कर लें, तो आपको उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो अब बोर्ड को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसका मतलब बोर्ड ने मेरे अधिकार को एज अ मुस्लिम हु लेट्स से जिसने वक्फ बनाई है उसको आपने चिन्हित कर लिया, उसको आपने सर्टिफाई कर दिया। इसका मतलब अब उस प्रॉपर्टी के चलते जितने कानून हैं वो अच्छे से लागू हो सकते हैं। तीसरा, आज मैंने सुना विपक्ष ने कलेक्टर को क्यों, अब कलेक्टर ही तो रेवेन्यू ऑफिसर है। तो आप चाहे कोर्ट जाओ, चाहे ट्राइब्यूनल जाओ, चाहे बोर्ड जाओ, अंततः ये ज़मीन आपकी है या नहीं उसको सर्टिफाई कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर ही करेगा। पहले क्या था? पहले था कि जी सर्वे कमिश्नर सर्वे कर ले। अब नीरज जी, आप चाहे कितना भी सर्वे कर लो, आप घुमा लो अपनी पूरी नज़र पूरे देश पर, को ये ज़मीन मेरी, वो ज़मीन तेरी, ऐसे तो कानून नहीं चलता ना। आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके कागज़ होने चाहिए आपके रेवेन्यू ऑफिसर से कि वाकई में ये ज़मीन आपकी है या नहीं। करेक्ट? जो भी है, मैं कह रही हूँ कि आपका एक प्रॉपर सिस्टम है। वो सिस्टम क्या हिंदुओं पे लागू होता है? हाँ। वो सिस्टम क्या मुसलमानों के साथ साथ पारसियों पे, सिखों पे, क्रिश्चियंस पे लागू होता है? हाँ। तो अगर हम इक्वालिटी अंडर लॉ की बात कर रहे हैं तो फिर क्यों ये हम चाहते हैं कि अनइक्वल हो, कि मुस्लिम को ही सर्टिफिकेट ना मिले रेवेन्यू ऑफिसर से? एक और मैं आपको बता देती हूँ। पहले एक्ट में क्या होता था कि आप दिल्ली में आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर करोल बाग है, दरियागंज है, चांदनी चौक है, इलाके के इलाके उठा के बोर्ड को दे दिए जाते थे। ये कहा जाता था, आज सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि तमिलनाडु का एक पूरा गांव उठा के बोर्ड को दे दिया, सूरत में एक पूरी म्यूनसिपैलिटी उठा के बोर्ड को दे दी गई। क्यों? कई केसेस में पाया गया है कि फला मुगलिया सल्तनत में एक सेनापति हुआ करते थे जो आए, उनकी सेना के साथ यहाँ पर उन्होंने तशरीफ़ रखी, टेंट गाड़ा, और यहाँ पर वो क्योंकि इस दिन रहे थे और बीच में किसी ने नमाज अता की थी, तो अब ये वक्फ बाय यूज़र हो गया। क्या ये न्याय संगत है? हमने वहाँ पर मज़ार बनाई, वो ज़मीन सरकार की है, किसी और नागरिक की है, प्रदेश सरकार की है, ये हमको नहीं पता, हमने वो बना दी, तो अब वो ज़मीन बोर्ड की है। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि मान लीजिए किसी के पुरखे छोड़ गए कोई ज़मीन, बोर्ड को लगा नहीं यार ये ज़मीन अब वेस्ट हो गई है, नई ज़मीन खरीदी जाए। अब जिसकी वो ज़मीन है वो नहीं चाहता नई ज़मीन खरीदना, लेकिन बोर्ड क्या कहता है? कहता नहीं वक्फ की है इसलिए हम निर्धारित करेंगे, तुम कौन होते हो? वो जिसकी ज़मीन है वो दर बदर भटक रहा है। तो ऐसी कई त्रुटियां थी पिछले बिल में जो इस बिल में सुधारी गई हैं। और किसको और पावर दी गई है? प्रदेश की सरकार को पावर दी गई है, कलेक्टर को पावर दी गई है, देश के कोर्ट्स को पावर दी गई है। तो अगर नरेंद्र मोदी देश की जुडिशरी को एम्पावर करें, देश की प्रदेश सरकारों को एम्पावर करें, देश के मुस्लिम समाज की महिलाओं को एम्पावर करें, और जो गरीब मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, जिसको न्याय चाहिए, उसको अगर एम्पावर करे, तो किसी को क्यों एतराज़ होना चाहिए? लेकिन विपक्ष का ये कहना है मैडम कि दरअसल इस कानून के पीछे का तर्क ये है नरेंद्र मोदी सरकार का कि जो हार हुई है लोकसभा चुनाव में, उसको उसकी खींच मिटाने के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में। ऐसा है नीरज जी, अगर हारते तो क्या मोदी प्रधानमंत्री होते? विपक्ष हारे तभी तो वो विपक्ष में बैठे हैं। तो ये भी आपने मुझे सवाल किया, मुझे थोड़ा अटपटा लगा। हारे होते तो मोदी प्रधानमंत्री होते क्या? विपक्ष का कहना, मेरा नहीं है। मैं तो कह रही हूँ विपक्ष, आप सोचिए कैसे सोच है उनकी। अगर मोदी हारे होते तो प्रधानमंत्री होते। विधानसभा चुनाव से तीसरी बार जीते, और आज सरकार ने बड़ी व्यापक चर्चा की। स्पीकर का भी अभिनंदन करती हूँ कि स्पीकर साहब ने सभी पक्षों को बोलने की आज़ादी दी, सभी सवालों का जवाब दिया गया। फिर भी सरकार ने जेपीसी के बारे में ये बात की, ये बहुत ही अभिनंदन के योग्य बात है। लेकिन इसको भी विपक्ष अपनी जीत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि जेपीसी को जाना सरकार की हार है। एक सेकेंड, जेपीसी का प्रस्ताव करे भारत सरकार,
जेपीसी भेजे भारत सरकार, एक्ट लाए भारत सरकार, तो जीत विपक्ष की कैसे हो गई? संजय सिंह ने बकायदा बयान दिया कि ये तो विपक्ष की। बयान देने से क्या, वो तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी हार के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर जो जीता वही सिकंदर, यही तो पहले कहते थे ना। मैडम, आपकी सहयोगी दल है टीडीपी और जेडीयू, उन दोनों लोगों ने भी इस कानून को लेकर कहीं ना कहीं आपत्तियां दर्ज की। मुझे लगता है आज सदन में दोनों पक्षों ने जो भाषण दिए उससे उनका समर्थन स्पष्ट है, और जेपीसी में हर वर्ग, हर राजनीतिक दल अपनी बात रखेगा। लेकिन नीरज जी, ये जो एक समा बांध दिया गया है कि पहले चर्चा नहीं हुई 19 राज्यों के साथ, तो चर्चा मैंने खुद की रिकॉर्ड है, वीडियो का भी है रिकॉर्ड, पेपर का भी रिकॉर्ड है, उनकी उपस्थिति मीडिया के सामने भी रही है, उसमें बोर्ड के लोग भी रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी होगी या नहीं इसकी विज्ञान भवन में मीटिंग हुई है, लखनऊ में जो मीटिंग्स हुई हैं वो मेरी जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा हुई, महाराष्ट्र में मुंबई में हुई, अहमदियाज़ के पूरे उनसे हम लोग मिले, बोहरा समाज से मैं मिली, मेरे तो सार्वजनिक बयान रह चुके हैं। यह अलग बात है कि मैंने हर दिन जाकर सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन जिस विस्तार के साथ, व्यापकता के साथ सबसे चर्चा हुई, आज भी अगर आप देखें बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या है उसमें, कि शिया हों, सुन्नी हों, आगा खानी हों, बोहरा समाज के लोग हों, अहमदिया या बाकी जो भी, स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया ना। तो अगर जैसे कि मैंने कहा, अगर जुडिशरी एम्पावर होती है, स्टेट एम्पावर होता है सरकारें, और अगर मुस्लिम गरीब एम्पावर होता है, महिला एम्पावर होती है, तो दिक्कत क्या है? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्मृति ईरानी जी थी, पूर्व माइनॉरिटी मिनिस्टर। साहब कहना है कि इस कानून से तमाम उन मुस्लिमों को फायदा होगा जिन्हें कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की वजह से प्रताड़ित होना पड़ा है। करण वेद के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.